बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद। वेलकम टू सियासी शतरंज में तलाश होते। ख़वातीन व हज़रात, यकीनन इलेक्शन सर के ऊपर है और गर्मा गर्मी उरूज पर है। इंतखाबी मुहिम भी चल रही है, वोट को इज्जत दो के नारे भी हैं। हर कोई यही चाहता है कि आने वाले इंतखाबात में वोटर टर्नआउट जो है वो 50% ना हो, वो 70-80% हो, ताकि हम ये कह सकें कि मुल्क में जो जमहूरियत है वो वाकई में जमहूरियत है। ऐसा ना हो कि आधे लोगों ने वोट देके जमहूरियत बना दी, आधे लोगों की नुमाइंदगी से हुकूमत बन गई। ऐसा अल्लाह करे कि ना हो, और ये सारी जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। और इसी हवाले से जितने भी हमारे सियासी लीडरान हैं, सियासी पार्टीज हैं, उनकी मुहिम चल रही है, तकरीरों का सिलसिला जारी है, जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने मानसेरा में आज जलसा किया है और उन्होंने कहा है कि आज डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि जब 16 माह नून लीग की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, इसहाक डार कहते थे डॉलर 200 पर रखूंगा, नहीं रख पाए। अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं आज डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। वो कहते हैं मुल्क को दोबारा पटड़ी पर लाना होगा। मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ 16 माह में कुछ तो पटड़ी पर ले आया होता, नून लीग की ही हुकूमत थी, नहीं ला सके। दूसरा, उन्होंने तीसरी बात जो बड़ी अजीब की नवाज शरीफ साहब ने, पिछली हुकूमतों ने सखर से आगे मोटरवे नहीं बनाया। ख़वातीन व हज़रात, आज पाकिस्तान में हम पंजाब में मोटरवे का जाल देख रहे हैं। केपीके पेशावर में बेहतरीन मोटरवेज बन चुके हैं, लेकिन बलूचिस्तान की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, नहीं है यहां पर मोटरवेज। क्यों नहीं है? क्या एक ही मुल्क के हम दो सूबे नहीं? क्या उन दो सूबों को मिल सकते हैं तो हमें नहीं मिल सकता? और खास तौर पर हैदराबाद सखर का जो M6 का मोटरवे है, इसको आज हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। कितनी चोरी यहां पर हुई, आगे चल के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि इतनी चोरी के बावजूद अब लेटेस्ट खबर ये आई है कि निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस बाकर ने खत लिखा है वजीर आजम काकर साहब को और कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टेंडर कैंसिल कर दिया है इटालियन कंपनी का। अब ये सिलसिला जो कई सालों से तूल पकड़ रहा है, मजीद 3-4 साल और लग जाएंगे इसको बनाने में और ये नहीं बनेगा। इसलिए वजीर आजम एक्शन लें और NHA से बोलें कि वो ये टेंडर मनसूख ना करें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA जो पाकिस्तान को 80 के करीब अरब का नुकसान देता है साल में, जितने भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उसमें सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला इदारा NHA है। लेकिन कोई NHA से सवाल पूछने वाला नहीं है ये क्या वजह है कि पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, KPK में मोटरवे बन सकता है, तो फिर क्यों नहीं बलूचिस्तान और सिंध के अंदर भी मोटरवे बने? क्या वजह है? पूछेंगे आज हम सियासतदानों से भी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी, साहिवाल ने बड़ा जलसा किया, कहते हैं कि मौका मिला तो मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। और यह भी उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। मैं सोचने पर मजबूर हूं, इतने साल उन्होंने भी तो सिंध में मुकाबला किया है मसाइल का, फिर क्यों नहीं वो सिंध को मोटरवे दे सके? क्या वजह थी? लेकिन सोचना होगा। आज के प्रोग्राम में इस पर ही बात करेंगे। MQM का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी को बॉयकॉट का आसरा है। कोई बॉयकॉट नहीं होगा, मुस्तफा कमाल ने वाजे कर दिया। और फारूक सत्तार कहते हैं MQM दुल्हन की तरह शहरी सिंध में वापस आएगी। मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि फारूक सत्तार साहब के दिल में, जहन में हमेशा सियासत की आप दूसरी चीजों के मामले दुल्हन क्यों आ जाती है, ये मैं आज उठाऊंगा सवाल। साथ साथ PTI, बानी PTI के मुकदमात सुनने वाले जज हम जानते हैं छुट्टियों पर चले गए हैं और उन्होंने कहा कि जब तक मुझे रिटायरमेंट मिल रही है मार्च में, तब तक मैं छुट्टियों पर रहूं। क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों उनकी केसेस आगे नहीं बढ़ रहे हैं? साथ साथ बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है वो 24 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। लेकिन बानी PTI ने जो पैगाम दिया जो बड़ा अच्छा दिया, तमाम कौम को यही कहा वोट जरूर दीजिएगा। मैं भी आपसे यही कहूंगा, वोट जरूर दीजिएगा। जमात इस्लामी का मंशूर आ गया है, आज के प्रोग्राम में तफसीलन उस पर भी बात होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया है कि जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था RTS, उसकी जगह ECP लेकर आया है EMS, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। RTS में सिर्फ एक डेटा एंट्री ऑपरेटर था, अब EMS के अंदर 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं हर RO के पास, इसलिए हैंग नहीं होगा और 9 फरवरी रात 1 बजे रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन एक और चीज बहुत इस वक्त मेरे लिए परेशान कुन है, सिक्योरिटी सूरत हाल। एक तरफ हमने देखा कराची में 2 जमातों ने यह एतराज़ किया कि उनके कैंप्स के ऊपर, उनकी कॉर्नर मीटिंग्स के ऊपर हमले हुए। PTI एंड पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगाया MQM के ऊपर, उनसे पूछेंगे क्या हकीकत क्या अफसाना। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे अफसोस तब हुआ जब मुझे मालूम पड़ा कि इस्लामाबाद की 4 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त बंद पड़ी हैं। बताया गया है गैर मुय्यना मुद्दत के लिए उनको बंद कर दिया गया है। वजह है सिक्योरिटी थ्रेट, खुदकुश बमबार की उनको थ्रेट है TTP से, जिसमें 4 बड़ी यूनिवर्सिटियां, एयर यूनिवर्सिटी, NDU, पेरिया यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी,
सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब भी इलेक्शन आते हैं ख़राब क्यों हो जाती है। मेरे साथ बड़े कमाल इस वक्त पैनल मौजूद है। विदाउट एनी फर्दर डिले आपके सामने उनका तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ कराची स्टूडियो मौजूद हैं जमात इस्लामी के उसामा रजी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा राना एहसन अफजाल साहब, थैंक यू सो वेरी मच राना साहब आपकी कीमती वक्त का। PTI के हमारे साथ सेनेटर हुमायूं खान मोमन साहब है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। MQN पाकिस्तान से रिहान हाशमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रिहान साहब आपकी कीमती वक्त का। एक जल्दी से हम ब्रेक लेते हैं, वापस आकर गुफ्तगू करेंगे। सिंध के निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने खत लिखा है वजीर आजम काकड़ को और तशवीश का इजहार किया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टेंडर मनसूख कर दिया है। M6 मोटरवे का यानी हैदराबाद टू सक्खर मोटरवे का टेंडर इटालियन कंपनी का था, उसको कैंसिल कर दिया गया है, मनसूख कर दिया गया है, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट मजीद कई सालों तक लटका रहेगा और सिंध के लोगों को मोटरवे के नाम पर एक्सप्रेसवे से चराया जाएगा, लॉलीपॉप दिया जाएगा। लेकिन बड़ी हैरत अंगेज बात है, इब्तदाई तौर पर ये वो मोटरवे है जो CPEC के अंडर शामिल किया गया था, फिर वफाकी हुकूमत ने इसको CPEC से निकाल दिया, कोई वजह भी नहीं बताई। जुलाई 2020 में एक्नेक ने इसकी मंजूरी दी, उस वक्त इसकी लागत 165 अरब रुपए थी, जो कि मई 2021 में रिवाइज होकर 191 अरब पर और फिर दिसंबर 2022 में इसकी रकम टोटल जो है जो मुख्तस की गई थी वो रिवाइज करके 308 अरब पे चली गई, यानी डबल हो गया अमाउंट, लेकिन मोटरवे बन के नहीं दिया। ये वही मोटरवे है जो अभी बना नहीं था, लेकिन 2 DCs जो थे वो 5 अरब रुपए 500 करोड़ नकद बैंक से निकाल के ले उड़े और फिर कुछ नैब होश में आया, एक को पकड़ा एक बाहर निकल गया। अब हैरत की बात यह हुई कि जब मैंने आज की डॉन अखबार में ये खबर देखी कि नैब के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 2 हैदराबाद में ये फैसला सुनाया है कि नैब ने M6 मोटरवे लैंड स्कैम में जो जमीनों की खरीदो फरोख्त में स्कैम हुआ था, उसमें कोई जो अमाउंट रिकवर किया नैब ने वो था 87 करोड़ 60 लाख 87 करोड़ 60 लाख, जो कि फिर उसको NHA को वापस करना था। ये वो रकम थी जो प्ली बार्गेन में मिली। हमें मालूम है ना कि अगर 100 रुपए की चोरी करो तो 20 रुपए देके प्ली बार्गेन में आप निकल जाते हो। तो इस केस के अंदर 87 करोड़ 60 लाख रुपए नैब को प्ली बार्गेन में मिले, जिसमें से 25% नैब ने अपने पास रख लिया और बाकी NHA को दिए कि ये रिकवरी चार्जेस हैं। तो अदालत ने आज फैसला सुनाया है नैब को कि खुदारा ये जो 25% रकम आपने रखी है ना, जो कि बनती है 21 करोड़ 90 लाख रुपए रिकवरी चार्जेस की मद में, वो NHA को वापस कर दिए जाएं। अब मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि इतने सारे सियासतदान मोटरवे 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 आज कर रहे हैं अपनी इलेक्शनों की कैंपेन्स में, और पाकिस्तान के 2 बड़े सूबे हैं बलूचिस्तान और सिंध मोटरवे से महरूम थे, महरूम हैं, महरूम रहेंगे, लग ऐसा ही रहा है, क्योंकि ये सियासतदान जो बना गए मोटरवे बना गए अब शायद कभी ना बन पाए। लेकिन NHA वो इदारा है जो 80 अरब से जायद का नुकसान हर साल पाकिस्तान को देता है, लेकिन हमारे सियासतदान कुछ नहीं कर सकते, उनके खिलाफ चलते रहेंगे। ये इदारे बहुत ताकतवर है, पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे। अपने पैनल से पूछते हैं कि आखिर उनकी जमात के पास इस मसले का क्या हल है। पहले मैं बात करूंगा मुस्लिम लीग नून के राना एहसन अफजाल साहब से। राना साहब, क्योंकि आपके लीडर ने आज भी कहा कि कराची तक मोटरवे बनाने का मंसूबा था जो सक्खर से आगे नहीं बढ़ सका, सक्खर पर आकर रुक गया, सर क्या वजह है कि आपकी नजर में कि बलूचिस्तान और सिंध में मोटरवे बनना बहुत बड़ा चैलेंज है? जो काम पंजाब में 20 साल पहले हो गया आज सिंध में नहीं हो पा रहा, बलूचिस्तान में नहीं हो पा रहा, इवन दो कि आपकी भी हुकूमत काफी वक्त रही। राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बदकिस्मती से जब PMLN की हुकूमत का तसलसल किसी न किसी बुनियाद से तोड़ा गया तो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे जो मुकम्मल ना हो पाए, या जो कह लें कि जो उनका स्कोप था वो वहीं रह गया जहां हमने छोड़ा। और तभी मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि जो काम हमने 90 की दिहाई में शुरू किए, मसलन बैंकिंग को प्राइवेटाइज किया हमने, टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, हमें वो मौके नहीं दिए गए और हमारी हुकूमत को हमेशा टारगेट करके हटाया गया और इंटरफेरेंस की गई, जिसकी बुनियाद पे बहुत सारी जो हमारे एजेंडे थे वो मुकम्मल नहीं हो पाए। देखें, ये जो स्पेसिफिक बात आपने मोटरवे की, इसके अंदर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसकी तो जो है जहां डेवलपमेंट करनी है उसने मोटरवे की, वहां सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि लैंड प्रोक्योरमेंट सिंध गवर्नमेंट के हवाले से करनी थी, और यहाँ एक कोलैबोरेशन होती है वफाक की सूबाई हुकूमतों से। तो अगर कोई सूबाई कोई किसी भी लेग के अंदर अगर
काम ठीक तरीके से ना हो तो वो ना सिर्फ ताखीर का की वजह बनती है, बल्कि फिर एस्केलेशन कॉस्ट जिस तरह आपने सुनाई कि उसके ऊपर पड़ जाती हैं, वो भी पड़ जाती हैं। यहाँ बदकिस्मती से जो मामला था लैंड प्रोक्योरमेंट का, उसके अंदर जो है वो स्कैम जो जिसका आपने जिक्र भी किया वो उभर के सामने आया, और वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो ओवरसाइट सिंध गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी इस मामले में वो नहीं दी पाई, जिसकी वजह से इसमें ताखीर हुई और फिर एस्केलेशन कॉस्ट भी पड़ी। यही गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस में फ़र्क है। जब इसकी एक और मैं मिसाल आपको देता हूँ जी जी। कि आपने हालिया तौर पे देखा कि जो थेफ्ट था बिजली पावर के थेफ्ट। महकमे में, पावर थेफ्ट, उसके अंदर भी काफ़ी रिकवरी केयर टेकर सेटअप में हुई। उसकी वजह एक ही वाहिद वजह थी कि जो वफाक है फेडरल गवर्नमेंट, जो सूबाई गवर्नमेंट है और जो एजेंसीज हैं वो वन पेज पे थी। पहले क्यों नहीं हो पाई? हमने भी 13-18 में कोशिश की थी कि हम थेफ्ट को रोक पाए। वहां हमने पंजाब में तो काफ़ी इसकी शरह कम है, लेकिन बाकी सूबों में वो हमें प्रोग्रेस ना मिल पाई क्योंकि उन सूबाई हुकूमतों का ताउन नहीं था। तो जो प्रोजेक्ट्स जो है वफाक और सूबाई हुकूमतों के मुशावरत से आगे बढ़ते हैं, वहाँ अगर सूबाई हुकूमतें ताउन ना करें तो वो ताखीर का निशाना बन जाते हैं, और यहाँ भी मेरे ख्याल से यही हुआ। राइट राना साहब, लेकिन मैं हैरत इस बात पे मुझे होती है कि वो दो डीसीज 5 अरब ले गए थे, 500 करोड़ वेरी सरप्राइजिंग। नैब ने निकाले, उनसे सिर्फ 87 करोड़ 60 लाख, जिसमें से 25% रख लिए रिकवरी चार्जेस और बाकी दे दिए एनएचए को। एनएचए को फिर कोर्ट जाना ये पड़ा। लॉ भी तब्दील होने चाहिए हैं। काला ये कानून। कहाँ, ये किस मुल्क में, किस दुनिया में ये कानून है कि आप चोरी जो है वो करें और उसका कुछ फीसद आप जमा करा के अपनी जान छुड़ा दें और आपको क्लियर चिट, क्लीन चिट मिल जाए? ये भी इस लॉ को भी चेंज करना अंधेर, है, इसमें हम भी राणा चलें साहब, या अंधेर नगरी चौपट राज, मैं ऐसे ये कहूंगा सर, इफ यू वुड अलाउ मी, मैं डिस्कशन आगे लेकर बढ़ूं। सेनेटर हुमायूं खान साहब, पीटीआई भी कुछ नहीं कर सकी, ना बलूचिस्तान को मोटरवे दे सकी, ना सिंध को मोटरवे दे सकी, ना ही कुछ चोरी खत्म कर सकी। बातें बड़ी बड़ी थी सर, लेकिन कुछ हो ना सका। अब क्यों पीटीआई वाले आपको वोट दें, और क्यों नहीं आपने हैदराबाद सक्कर मोटरवे बनाया? सेनेटर साहब, जब आपकी पावर थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रॉब्ली ज्यादा जो एम्फेसिस था वो मोटरवेज पे नहीं था। मोटरवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक नहीं है। इट्स अ गुड वे टू कम्युनिकेट बिटवीन और कम्यून बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड इट फैसिलिटेट्स लॉट ऑफ बिजनेस। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये काफी चीजों में हेल्प करती है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, आपने जब इंसानों को डेवलप करना होता है तो आपका टोटल डिफरेंट हो जाता है। उसके लिए आप क्या करते हैं, अगर आपके वहां पे जो सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक शॉक होता है जो किसी खानदान को मिल सकता है, वो हेल्थ शॉक है। दैट टेक्स 50% ऑफ द शॉक्स व्हिच कैन ब्रिंग, जो एक खानदान को पॉवर्टी पॉइंट से, पॉवर्टी लेवल से नीचे ले आती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हेल्थ सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस किया। ये बहुत अफसोस की बात थी कि जहां पूरा पाकिस्तान इससे फायदा उठा रहा था और 1 करोड़ इंडिविजुअल्स ने इन तकरीबन 2.5 सालों में इसको इस्तेमाल किया, वहां पे सिंध की गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस करने से इनकार कर दिया। अच्छी बात है कि उनको इस बात का एहसास था, उन्होंने उस वक्त बोझ में नहीं किया, लेकिन अभी वो हेल्थ कार्ड को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान कोशिश कर रहा था लेकिन उन्होंने उसको पूरी तरह नहीं किया। हाउएवर, इतना मुझे मालूम है कि वो इसमें तकरीबन शामिल हो गए थे आखिर में आके। अच्छा, दूसरा चीज थी जो जैसे बीआईएसपी था, एक अच्छा प्रोग्राम था, एक अच्छा डेटाबेस प्रोग्राम था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको एक्सपैंड कर दिया। उसमें एहसास प्रोग्राम में देयर आर 27 to 35 फर्दर इंक्रीजेस, जिसको हमने उसको बंद नहीं किया। जैसे ये लोग एक दूसरे के सर आई अपोलोजाइज सेनेटर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप पाकिस्तान के बहुत सीनियर सियासतदान हैं सर, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे आज मोटरवे के, आप ये सर मानते हैं कि पीटीआई की नाकामी थी कि वो ये मोटरवे उसने नहीं बनाए? आप एडमिट कर लें, मुझे ये ना बताएंगे आपने हेल्थ कार्ड दिया या बीआईएसपी को आगे बढ़ाया। एडमिट करें सर कि आपने मोटरवे नहीं बनाकर बहुत बड़ी गलती की। एक मिनट ना, आपको किसने कहा कि मोटरवे ना बनाना गलती होती है? ये मुझे पहले तो मुझे आई वुड लाइक टू बनाना गलती अंडरस्टैंड। होती है, ना बनाना गलती होती है सर आपकी नजर में?
होती है, आपकी प्रायोरिटीज होती है ना। आपने प्रायोरिटी किस में, आपने प्रायोरिटी मोटरवे में करना है, तो हमने 1990 का मोटरवे भी देखा है, और उसके बाद हमने ये भी देखा है 1990 में जब मोटर बनी थी, तो 1990 के बाद और बिटवीन 1990 एंड 1993 3-4 कंपनीज खुली थी, 4 ओवरसीज ऑफशोर कंपनीज खुली थी, और 4 फ्लैट खरीदे गए थे। उसके अलावा रमजान शुगर मिल भी 19 जमाने में बनी थी, सर रजिस्टर्ड हुई थी। हम सिंध वाले, बलूचिस्तान वाले भी सर 4-4 फ्लैट देने को तैयार हैं अगर आप ये रोडे बना दें। सर वो रोडों की वजह से वो बनी थी, फ्लैट की वजह से नहीं बने थे। हम देने को लेकिन देखिए, तैयार हैं सर, सिंध वाले भी, बलूचिस्तान वाले 4 क्या 8 फ्लैट लो, बस ये मोटरवे बना दो सर किसी तरीके से। मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए इस तरह है, इसमें कोई शक नहीं कि हर तरफ बननी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम सवाल उठता है कि जो सिंध की गवर्नमेंट है, वो सिंध की गवर्नमेंट तकरीबन, ये याद रखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 से सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, और सिंध के अंदर सबसे ज्यादा काम, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इन्हीं की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक ठीक हुकूमत रही है। तो ठीक। इन्होंने वहां पे क्या किया, मैं समझना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में 50 साल में से 35 साल तो इन्होंने गुजारे वहां पे। इन्होंने वहां पे क्या किया है, ठीक सर। इन्होंने किस लिहाज से डेवलपमेंट किया है। फिर उसके बाद दूसरी वो हो जाती है, हर चीज आप फेडरल के ऊपर मत डाले। आपने ये भी देखना होगा कि इन लोगों ने खुद भी क्या काम किया है। लेकिन मोटरवे, इन माय ओपिनियन, मोटरवे इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट नंबर 1 प्रायोरिटी इन माय बुक्स। आप उसके सर अलावा टॉप बाकी 5 चीजें में तो होनी चाहिए सर, टॉप 5 में मेरी नजर में होनी चाहिए सर। लेट मी टेक द डिस्कशन अहेड सर, इफ यू वुड अलाउ मी प्लीज। रेहान हाशमी साहब, आप सर, आपका इतना बड़ा स्टेक है सिंध में, आप लोग भी जो सिंध को मोटरवे नहीं दिलवा सके तो आप अपनी नाकामी का एतराफ करेंगे? एमक्यूएम फेल हो गई सिंध को मोटरवे दिलवाने में, और जो मोटरवे आया एक्सप्रेस वे था वो मोटरवे के नाम पे एक लॉलीपॉप, वो भी उसका हाल हम आज जानते हैं। हैदराबाद तक क्या रोड है सर, प्लीज आप थोड़ी रोशनी डालिए रेहान साहब, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि एमक्यूएम मुख्तलिफ औकात में जब जब चाहे वो डेवलपमेंट के काम हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, गुड गवर्नेंस के मामलात हो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज हो, आर्टिकल 148 का इतलाक हो, एंड सो ऑन, चाहे वो मोटर ही क्यों ना हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इन्हांसमेंट क्यों ना हो, तो वो जो आपके पास में एक पलंदा लेकर जो रिपीट करता रहा हूं हमेशा, और मुतालबात का पलंदा, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम हुकूमत से हुकूमत साजी करते हैं, इत्तेहाद करते हैं, तो आपकी बात दुरुस्त है कि हम उन तमाम मुतालबात को दीगर हुकूमतों से मनवाने में नाकाम रहे। अब ये सवाल इनसे होना चाहिए कि जिनकी तरजीहात नहीं है। मैं ये भी बताता चलूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो डोमेन है, उसमें तकरीबन 40 के करीब आती हैं मुख्तलिफ जो स्ट्रेटेजिक रूट्स जो हैं, एक्सप्रेस वे है, उसमें हाईवे है। लेकिन जो जिस मज़कूरा आप M6 की बात कर रहे हैं, ये सक्खर था, हैदराबाद, जिसके अंदर 5 बड़े शहरों को कनेक्टिविटी जिसका मिलनी टेंडर थी, मंसूख हो जो गया कि है, जिसका ईस्टर्न टेंडर अलाइनमेंट, मंसूख हो गया। जी जी, ईस्टर्न अलाइनमेंट जो है सीपैक का, वो बड़ा ही एक शहरग का इकोनॉमिक में रोल अदा करना था इसको। अच्छा, अब तरजीहात की जहां तक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सिंध हुकूमत जहां पर K4 मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने जायका वहां का फिजिबिलिटी करके गया और हाथ जोड़कर माफी मांगकर चला गया, क्योंकि उसके बस का भी नहीं रहा। जहां पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जहां पर सिंध हुकूमत का डोमेन 18वीं तरमीम के बाद बनता है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, नाकामी की वजह से पैरामिलिट्री फोर्स को उतारना पड़ा। नाकामी की वजह से आज वर्ल्ड बैंक जो है क्लिक प्रोग्राम के तहत अरबों रुपए दे रहा है। ये बैड गवर्नेंस की ही वजह से डेवलपमेंट के काम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट के नाम पर कचरा उठाने की जिम्मेदारी हो, ये बाहर की कंपनीज आके कर रही हैं। बाहर की कंपनीज के लिए पैसे जनरेट किए जा रहे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करना, लेकिन डिले करना है। अच्छा, अब असल इशू क्या है कि अगर ये डिले हुआ है तो उसकी बात ये देखें, बहुत सारे कमीशन खुले, K4 मंसूबे के बारे में भी होना चाहिए था। पानी की तरसील, कराची की आबादी मल्टीप्लाई हो चुकी है, वो कौन सी फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी कि जिसकी बुनियाद पर तय किया गया था, और वो 2013 की असेंबली में सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने क्यों इस बात की हामी भरी थी कि हम 50% इसको बियर करेंगे, लेकिन उसको बियर करने के बजाय वो डिले में चला गया और वो कॉस्ट जो है उसकी मल्टीप्लाई हो गई। कराची वाले आज भी पानी से महरूम है। टैक्स हम दे रहे हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, लेकिन सिंध गवर्नमेंट नहीं देगी, जो जो तवातुर से हम कहते आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मास ट्रांजिट के जरिए एनहांस करेंगे तो आप लोगों की वेल बीइंग की बात कर सकेंगे, डेफिशिएंट में नहीं जाएगा आपका। रेहान साहब, रेहान साहब, रेहान साहब, रेहान साहब, रेहान साहब, सर यस और नो,
क्या MQM नाकाम हो गई सिंध को मोटरवे देने में, हाँ या ना? ये सवाल बहुत ही अच्छा लगता है कि सिंध की ड्राइव सीट पे हम बैठे हुए होते। हम तो सिंध की उस बस में मुसाफिर की हैसियत से हैं जो कि कंडक्टर को और ड्राइवर को चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भाई रूट ये नहीं है, रूट तो कहीं और जा रहा है। लेकिन वो बस ड्राइवर खड्डे में ले जाने को तैयार है क्योंकि उसको बस की मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए जो वफाक उसको देगा, और लेकिन वो मुसाफिर जो है वो चिल्ला रहा है। हम तो अल्लाह मुसाफिर कभी हैं भाई, और MQM को मुसाफिर अगर चिल्ला कंडक्टर रहा है ना हमको, बनाए सर। मैं रूट ये ना बता कहूंगा रहा हो सर, तो आप आप बड़ी मैं जमात जवाब है। दूं। जी सर, जी सर। अब मेरी इजाजत है, जमात इस्लामी के सामने भी सवाल रख दूं रेहान साहब, आपकी इजाजत से। उसामा साहब, आपकी नज़र में, चलें आप इक़्तिदार में तो नहीं आए कि मैं कहूँ कि आप नाकाम हो गए मोटरवे देने में, लेकिन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, और क्या वजह है कि सिंध में मोटरवे बनाना इतना मुश्किल है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मोटरवे ही एक मसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। सर, हम लोग तिजारती दारुल खिलाफा है, कराची फाइनेंशियल कैपिटल है, बिल्कुल। पोर्ट सिटी है, लेकिन हम यहाँ मोटरवे नहीं बनाएंगे भाई। मोटरवे जो इस पूरे सूबे सिंध में और बलूचिस्तान में भी नहीं बन सकी, इसकी बुनियादी वजह उन्हीं पे आयद होगी ना कि जो इसकी जिनके पास हुकूमती जिम्मेदारियां हैं। ये काम तो हुकूमतों के हैं। आप आके हुकूमत में बनाएंगे सर? क्योंकि मैं नहीं। ये गारंटी से कहता हूं, अगर जो पार्टी ये बना के दे देगी मोटरवे, वो अगले 10-15 साल उसका वोट बैंक हिलेगा भी नहीं, नहीं। हम तो अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ चलेंगे। महमद साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हर चीज़ की प्रायोरिटी होती है। किसने प्रायोरिटी तय की कि ये होगा और ये नहीं होगा, ये बहुत बड़ी अहम चीज़ है। कम्युनिकेशन की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट से भी आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम तो ये चाहते हैं कि इस मुल्क के बुनियादी स्ट्रक्चर में तब्दीली हो। जब वो स्ट्रक्चर ठीक होगा, उसमें जो तजादात हैं, उसमें जो इस्तेहसाल है, उसमें जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, जब वो एड्रेस होंगी तो एक मोटरवे क्या है, हर शोबा जो है फ़ाल होगा अपनी जगह। हर शोबा जो है, जब ये लूट मार, और आपको पता है करप्शन का रेट 65 और 35 का चल रहा है, तो जब ये रेट चेंज होगा और जब चीज़ें बेहतर उसमें आएंगी क्या तो मतलब करप्शन का रेट 65 का चल रहा है? मेरी तरफ बहुत सारे जाहिल लोग समझ नहीं पाएंगे सर, समझाएं थोड़ा सा। क्या नहीं, कह रहे हैं? इसमें बहुत आसान है। मतलब एक प्रोजेक्ट जो है वो अगर उसका कोई टेंडर तो 65 रुपए देने पड़ेंगे 100 में से। 100 रुपए में, तो 65 कमीशन में जाएंगे और 35 जो है वो ठेकेदार उस पर काम करेगा। जो भी जमात के कंपनी- मंशूर में है, आपका मंशूर आ जाए, कुछ मंशूर में ऐसी चीजें हैं कि मोटरवे बनाएंगे? नहीं, मंशूर हमने जो कल जिस मंशूर का ऐलान किया है वो जी। कराची से मुताल्लिक है, और कराची के सर, हवाले से मोटरवे हमने कराची अपनी- की तो जरूरत है ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल। ताजिर बरादरी, इकोनॉमिक, आपका पोर्ट, आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी, नहीं, सबसे- कितना फायदा होगा सर? ये आप है, मैं तो इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कराची प्रायोरिटी से में निकलने वाला सखर तक जो है ना, आंसू, खून के आंसू रोते हुए कराची पहुंचता है, को फिर कहते हैं ये सबसे- कौन सा पाकिस्तान कराची- है, कोई नया पाकिस्तान है? कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। राइट इसको इख्तियारात मिलने चाहिए। यकीनन जमहूरी यकीनन। इख्तियारात मिलेंगे तो कराची ऐसी कई मोटरवेज बना सकता है। मैं कहता हूं सर, पूरे मुल्क की जो मोटरवेज बन रही है ना, इसमें कराची का खून पसीना शामिल है। 100%। तो कराची वाले अपनी मोटरवे क्यों नहीं बनाएंगे? जरूर बनाएंगे, लेकिन इख्तियारात तो दें। अगर वोट बुनियादी देते तौर- वक्त सही फैसला करें। बुनियादी तौर पे सिंध में और बलूचिस्तान में सरदारों और जागीरदारों का कब्जा है, और यही इस सूबे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस सूबे के भी और इस सूबे के जमहूरी हुकूक और जमहूरी इख्तियारात के ऊपर सबसे ज़्यादा शबखून अगर किसी ने मारा है तो इसी हुक्मरान तबके ने मारा है, जो यहाँ जागीरदारों और सरदारों पर मुश्तमिल। एक ब्रेक लेने का सर मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पे जाते हुए अपने व्यूअर्स को यही कहूंगा, वोट देते वक्त पूछो ये सवाल, क्या आप सिंध में, बलूचिस्तान में मोटरवे बनाएंगे? कितने वक्त में बनाएंगे? मोटरवे होगा या एक्सप्रेसवे? और जब मालूम पड़े कौन बनाएगा, उसको जरूर वोट दीजिएगा, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान के अवाम खून के आंसू रो रहे हैं कि काश हमारे पास भी पंजाब और KP के जैसा मोटरवे होता। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, जब जब इलेक्शन करीब आते हैं मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खतरनाक हो जाती है। पहले तो हमने सुना है कराची से खबरें आई जहां PTI और पीपल्स पार्टी के कैंप्स पर हमला हुआ, इल्जाम लगा MQM पाकिस्तान के ऊपर। पूछेंगे MQM पाकिस्तान से हकीकत क्या, अफसाना क्या। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब मुझे मालूम पड़ा कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 4 बड़ी यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। वजह यह बताई गई है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से एक सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट आया है, जिसकी वजह से कहा गया है कि कोई खुद कुछ हमला हो सकता है। इसलिए 4 बड़ी यूनिवर्सिटियां दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बंद हो चुकी हैं। कराची में क्राइम बढ़ रहा है। क्यों हमारे इदारे नाकाम नजर आ रहे हैं?
इस सिचुएशन पर काबू पाने में। गुफ्तगू करते हैं अपने सियासतदानों से, वजूहात क्या हैं। पहले मैं पूछ लेता हूँ इसके ऊपर PTI का जवाब। आपकी नज़र में सेनेटर हुमायूं खान साहब, इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, चाहे वो ईरान के साथ हो, चाहे अफगानिस्तान के साथ हो, तुरखम बॉर्डर हमारा 10 दिनों से बंद है, जनवरी 13 से बंद है। वजह यह है वहाँ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, वीज़ाज और दूसरे पेपर्स, पासपोर्ट चेक किए जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं किए गए थे। तो इस वक्त देखा जाए तो सर ईरान, अफगानिस्तान, एक्सटर्नली इंटरनली दोनों फ्रंट्स पे हमें मुश्किलात हैं सर, और इलेक्शन सर पे खड़े हैं। क्या वजूहात हैं सेनेटर हुमायूं खान मोहम्मद साहब? देखिए, इसके डिटेल वजूहात प्रॉब्ली आई वुड नॉट बी एबल टू रियली ऑनेस्टली कमेंट ऑन दैट थिंग, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी जो वो चीज़ें होती हैं जिसका मुझे डायरेक्टली या उस लिहाज से एक्सेस नहीं है। तो अगर मैं कोई ऐसी बात कर दूं जिसकी वजह से एक सेंसिटिव इशू को गलत तरफ चला जाए तो मैं समझूंगा कि इट विल नॉट बी ए गुड थिंग। हाउएवर, ये जो टेररिज्म का जो मसला होता है ये बड़ा मल्टी फेसेटेड होता है। इसको आपने बड़े टेक्निकल इश्यूज के साथ रिजॉल्व करना होता है। इसमें आपने एक तरीके से जाके कि सिर्फ जंग ही करनी है या सिर्फ उनको मारना है, वो नहीं होता। आपने इसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, वो हर एक ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ किस्म की सोच वाले लोग होते हैं। आपने हर एक को एक दूसरे से अलग करना होता है। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू हैंडल इट, और उसके लिए बहुत सारी ऐसी, अगर हम लिटरेचर सर्च पे जाएं और उसके अंदर जो रिसर्च हुई है वो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कि आप उनके साथ नेगोशिएट करें। नर्सरी पहले तोड़नी होती है एंड देन कि ये बॉर्डर्स तो इस वजह से बंद हैं कि प्रॉब्ली ये जो पिछले 18 महीनों में जिस लिहाज से जो हमारी डिप्लोमेसी हुई थी, आई डोंट नो, उसमें सिर्फ चक्कर लगाते रहे, 26 मुल्कों के लोग चक्कर लगाते रहे कि भाई उनको एक मौका मिल गया है। जैसे वो नहीं होता किसी को आप छोड़ दो कि भाई ये कर लो, तो उसको पहली बार मौका मिला है तो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। अगर उन्होंने सही मानों में किया होता तो ये चीजें प्रॉब्लम ना आई होती। शायद उनको तो अफगानिस्तान जाना चाहिए था, मादरी जबान उनकी पश्तो थी, उनको अफगानिस्तान तो जाना चाहिए था, पर सैडली वो नहीं गए। वो लंदन, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE को ज्यादा, पेरिस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले रीजनल स्टेबिलिटी के साथ जानना होता है। करेक्ट सर। हमारे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछे, मेरे लिए प्रॉब्ली रशिया या चाइना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत अमेरिका के, क्योंकि वो मेरे नेबर्स में है। मेरे नेबर्स में अफगानिस्तान है, मेरे नेबर्स में ईरान है, मेरे नेबर्स में ये टर्की है। मैं इन लोगों के साथ पहले करना चाहूंगा, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करके बाकी दुनिया की बात करना शुरू करूंगा। तो हम लोग चले जाते हैं यूरोप की बात करते हैं, हम चले जाते हैं इंग्लैंड की बात करते हैं, हम चले जाते हैं अमेरिका की बात करते हैं, हम चले जाते उनसे सिर्फ इस वजह से कि वहां से पैसा मिलना है। अगर आप बाकी चीजें कर लो तो शायद बगैर पैसे के भी आप बहुत सारे काम कर लो। और उसकी एक वजह ये होगी, जो हमारी लीडरशिप है वो पहले अपने लिहाज से जो उनके बाहर पैसे हैं वो पाकिस्तान लाके इन्वेस्ट करे। मुझे और आपको कहते हैं कि इन्वेस्ट, खुद अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करते। राइट सेनेटर साहब, इफ यू वुड अलाउ मी सर, मैं नून लीग का भी इस पर मौक़िफ़ जानूं। राना साहब, आपकी नज़र में हम इंटरनली एक्सटर्नली क्यों इस तरह सिचुएशन डिटोरिएट हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की सर? देखें, 2013 में अगर आप फिगर्स चेक करें उस वक्त के, तो 2300 से 2500 टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते थे पाकिस्तान में, और कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाज द वर्स्ट एवर इन पाकिस्तान हिस्ट्री। हमने 2 बड़े ऑपरेशन किए, ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद, और उसके साथ साथ हमने कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी जो है वो दुरुस्त किया, और कराची में जो भत्ता माफिया था उसको ख़त्म किया। और जब हमारी हुकूमत गई थी तो ये जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स थे ये अंडर 50 चले गए थे। अभी जो नई ये जो हुकूमत तालिबान की आई है अफगानिस्तान में, उस वक्त से TTP को वो सरजमीन वहाँ की इस्तेमाल करने का मौके मिल गए, और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो एक्सपोर्ट होती है अफगानिस्तान से। हमने फेंसिंग भी की अपने दौर में, जो गालबन फिर उसके हमारी हुकूमत के 1 साल बाद मुकम्मल हो गई थी बॉर्डर की। तो अभी इस सिचुएशन को PMLN हेड ऑन लेगी। अपने मंशूर का भी हमारा ये हिस्सा है, जब मंशूर लॉन्च होगा तो उसका ये पार्ट है कि हमने पाकिस्तान में जो अब 300-400 इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए हैं टेररिज्म के एनुअली, उसको हमने ज़ीरो पे लेके आना है। और TTP का जो मामला है वो हमने सेटल इन करना है। और हमने अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उससे भी हम समझते हैं कि उसका एक कलीदी रोल है कि दे कैन नॉट अलाउ देयर लैंड टू बी यूज्ड फॉर टेररिज्म पर्पसेस फॉर पाकिस्तान। तो ये एक आपका डिप्लोमेटिक जंग भी होगी आपके नेबर्स के साथ, और उसके साथ साथ आपकी इंटेलिजेंस ऑपरेशन विद इन
पाकिस्तान भी होगा कि कोई फैसिलिटेशन ना हो लोकल सिटीजन्स की तरफ से या जो तो ये इसको पीएमएलएन समझती है कि जिस तरह हमने 13-18 में पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतरीन लेवल पे हम लेके आए, इंशाल्लाह इस दफा भी अगर हमें अवाम ने मौका दिया तो वी विल टेक इट हेड ऑन। राइट। रेहान हाशमी साहब, आपकी जमात के ऊपर तो बड़े इल्ज़ाम भी लगे सर कि आपके कारकुनान ने हमला कर दिया पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कैंप के ऊपर। आप कुछ रोशनी डालेंगे सर, क्या हकीकत, क्या अफसाना? देखिए, पहले तो मैं इस बात पर करने से पहले ये थोड़ा सा टेररिज्म का, क्योंकि शिकार एलजीएम रही है और हमारे पार्लियामेंटेरियंस, कारकुनान, जिम्मेदारान, सिटिंग एमपीएज, एमएनएज शहीद होते रहे हैं, तो हम विक्टिम रहे हैं ना इस टेररिज्म का। और मैं याद दिलाता चलूं कि 2013 में जब टेररिज्म मुख्तलिफ जगहों पर हो रहा था एक्सट्रीमिज्म की बुनियाद के ऊपर, तो बदकिस्मती से पीटीआई के दोस्त ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इनसे डायलॉग करें, नेगोशिएट करें। जो अनासिर बैरूनी फंडिंग के ऊपर, रा की फंडिंग के ऊपर या किसी और मुल्क के ईमा के ऊपर आपके मुल्क की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को निशाना बना रहे हो या शहरियों को, सिविलियंस को, मिलिट्री के पर्सन्स को निशाना बना रहे हो, तो उनसे कैसे डायलॉग हो सकता था? और हुआ यही कि एपीएस का सान्या हो गया उसी दौरान, तब इनको होश आया। फिर ये भी बताता चलूं कि जनाब, नेशनल एक्शन प्लान किस बात का हल बनाया था? नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं हो पा रही? उसमें तमाम रिफॉर्मेशन, तमाम चीजों की बात थी। अच्छा, जो लोग इसको टर्म करते हैं दीन के साथ, तो ये गलत चीज है। उसकी वजह यह कि इस्लाम तो दारुल सलाम है, दारुल हरब नहीं है। ये तो पॉलिटिकल ड्राइव हो रहा है ये तमाम एक्टिविटीज तो, और ये डायलॉग का मामला तो नहीं होना चाहिए इनके साथ। तमाम कौम को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वन लाइनर एजेंडा तैयार करना चाहिए इसके खिलाफ कि जनाब वो एलिमेंट्स जो कि किसी दूसरे मुल्क की ईमा पर, दुश्मन की ईमा के ऊपर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं टेररिज्म के जरिए किसी और नाम पर, तो उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। हम तो विक्टिम रहे हैं इस बात के। अब कराची और पे आए, इसका साथ देने वाले लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये तो बुनियादी तौर पर मुसलमानों को भी डिस्ट्रॉट कर रहे हैं, इमेज को डिस्ट्रॉट कर रहे हैं। ठीक सर, अब कराची पे। अच्छा, अब जहां तक ताल्लुक है ये जो मौजूदा हालात में, देखें इलेक्शंस में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि पुरअमन तरीके से वो करें। अगर कहीं पर इस तरह की चीजें हुई है तो मैं समझता हूं कि लीडरशिप को बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए अपने अंदर जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि वायलेंस की तरफ जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है एमक्यूएम पाकिस्तान के वर्कर्स ने हमारे कैंप्स पर हमला किया। क्यों किया सर? अच्छा, कहने सुनने में तो बड़ी बात है। पीपल्स पार्टी तो ये भी कहती रही कि सिंध को बना दिया। पीपल्स पार्टी तो 15 साल से ये कह रही है कि सिंध को निखार दिया, संवार दिया। पीपल्स पार्टी तो ये भी कह रही है कि हम जमहूर की बात करें, रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, लेकिन जमहूरियत के सबसे बड़े दुश्मन है। पीपल्स पार्टी की बातों पे आएंगे तो फिर हो गया काम आपका। पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों झूठ बोल रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि पीपल्स पार्टी किबला दुरुस्त करे। आपने म्यूनिसिपल टेररिज्म भी किया, आपने जहाज के ऊपर भी टेररिज्म किया, आपके पास टेररिज्म का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन अब इसको, दुकानदारी को बंद होना चाहिए। आगे बढ़े प्रॉपर तरीके से। पाकिस्तान की जो जमहूरी अमल है उसमें बराह रास्त जमहूरी किरदार अदा करें। जमहूर की बात करें ना, जमहूर की बात करते हैं लेकिन डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे। जमहूर की बात करते हैं लेकिन अर्बन एरियाज को डिप्राइव करेंगे। बराबरी की बात करते हैं लेकिन अर्बन और रूरल डिवीजन आपने कायम करके रखा हुआ है। ठीक रियान साहब, ठीक रियान साहब, पॉइंट टेकन। उसामा साहब, आपकी नज़र में इस्लामाबाद की 4 यूनिवर्सिटियां बंद है, कराची में सियासी कैंप्स पर हमले, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है इस वक्त इलेक्शन से पहले? देखिए, ये जो हमारा फॉरेन अफेयर्स का इशू है और जो कराची में दहशतगर्दी का इशू है, ये दोनों बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। और इस इशू पे यानी ये एक ओपन डिबेट का इशू, इसकी बड़ी नज़ाकतें हैं। और लेकिन इस मसले को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि इसे बहुत लोकली अंडरस्टैंड करने के बजाय हमें इसको रीजनल सियासत के तनाजुर में देखना चाहिए। और ये जो हमारा पाकिस्तान का 75 साला एक स्टैंड रहा है फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, ऐसा महसूस होता है, ऐसा नज़र आता है कि उसमें बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजिक चेंजेस होने जा रहे हैं और ये पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक नज़र नहीं आ रहा है बज़ाहिर। 76 सालों की तरह 76 सालों में तो बड़ी हद तक बुनियादी चीज़ों पे तो इत्तेफाक रहा है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हमारे बरादर ममालिक हैं। ईरान हमारा बरादर मुल्क है। तो देखिए, उमंगें तो लियाकत अली खान के फॉलोअर्स की थी, दबा दी गई। फातिमा जिन्ना के फॉलोअर्स की थी, दबा दी गई। जुल्फ़िकार भुट्टो के फॉलोअर्स की थी, दबा दी गई। तो अवाम की उमंगें तो बार बार पैदा हुई, दबा दी गई। मुख्तलिफ उमंगों की बात नहीं हो रही है, मैं हम इसको बुनियादी उमंगें, रीजनल सियासत की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें हमारा बुनियादी दुश्मन जो है वो भारत
था, है और आइंदा भी रहेगा। किसी को कोई आपको नहीं लगता गलतफहमी सर हम नहीं है। अपने खुद भी दुश्मन हैं? नहीं, वो तो सही है। ये एक दूसरा मौजू है कि हम अपने हमारे होते हुए किसी और दुश्मन की क्या ज़रूरत है। हम तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत हैं, काफ़ी हैं। लेकिन ये जो चेंजेस हो रही हैं ये बुनियादी चेंजेस हैं और उसके लिए ऐसा लग रहा है कि कोई इंजीनियर्ड कोई चीज़ जो है वो प्रोसेस में है और पाकिस्तानी अवाम इसको जो है कबूल नहीं करेंगे। एक जहाँ ब्रेक तक कराची जल्दी का कंप्लीट मसला करें है, सर। जी जी। मैं ये समझता हूँ कि कराची में जितनी भी इस किस्म की दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं वो भी और कोई भी बगैर सरकारी सरपरस्ती के और इशारे के कोई ये काम नहीं कर सकता। और अगर MQM ने ये काम दोबारा से शुरू कर दिया, अव्वलन तो ये वो MQM है ही नहीं, पता नहीं क्या चीज़ है, सरे आईना मेरा अक्स है पस आईना कोई और है वाली कैफियत है। तो अगर उन्होंने इस किस्म की चीज़ें उनसे कोई यानी जो शुरू कर दी उन्होंने, तो ये इंतखाबात के नुक्ता नज़र से ऐसा लगता है कि ये भी एक ऑप्शन है, जैसे कि पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा करके और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, इन्होंने और भी वाक़यात किए हैं इस यहाँ तरह पे के। लग रहा है कि MQM जहाँ हारेगी वहाँ बदमाशी करेगी और हालात खराब नहीं, करेगी। वो खुद तो कुछ नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनके अंदर कोई ऐसी अहलियत मौजूद है। वो तो इशारों पे ही और हस्ब हिदायत ही काम करने वाले लोग हैं। एक ब्रेक का मुझे उसामा साहब कहा जा रहा है, तो यकीनन रेहान साहब इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद मैं ये भी पूछूंगा कि एक बड़ी तब्दीली इलेक्शन कमीशन में आई है, RTS सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, बन गया है EMS। तफसील ब्रेक के बाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज ये खबर सुना दी है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। जी हां, RTS रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसको सियासतदान बड़ी तनकीद का निशाना बनाते थे, जिसकी वजह से इलेक्शन का रिजल्ट आने में ताखीर हुई थी और फिर कहा गया था कि मनूवरिंग की गई है रिजल्ट लाने में। अब वो RTS सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद बन गया है EMS, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। और बताया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा दावा किया गया है, वो ये किया गया है कि 9 फरवरी रात 1 बजे रिजल्ट्स आ जाएंगे। बड़ी अच्छा लगता है सुनते हुए कि एक दिन बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन जो उन्होंने तफसीलात दी हैं उसके मुताबिक RTS में सिर्फ एक डेटा एंट्री ऑपरेटर था, अब EMS में हर RO के पास 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर होंगे। इसी वजह से अब ताखीर नहीं होगी, वक्त पे रिजल्ट आएगा। आपकी नज़र में उसामा साहब ये कोई अच्छी खबर है? क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन एक दिन में 9 फरवरी रात 1 बजे रिजल्ट अनाउंस कर पाएगा? हमारी इत्तला के मुताबिक तो पिछले बल्दियाती इंतखाबात में भी इनका सॉफ्टवेयर अपडेटेड था। ठीक है। और अब दोबारा अपडेट हुआ है तो उसकी तफसीलात तो वाजे नहीं है कि अब पिछली बार क्या हुआ था जब अपडेट हुआ था? तो उसमें 130 सीटें आपको हार गई अदालतों में थी जाना और- पड़ा था फिर। तो वो जी हाँ, उसमें अक्सरियत हार गई थी और अकलियत जीत गई थी। तो इस दफ़ा वो अपडेट हुआ है, वो क्या करेगा ये तो अभी वाजे नहीं है। और लेकिन उम्मीद भी नहीं है आप? नहीं, इनसे तो कोई उम्मीद किसी को भी नहीं है, किसी को भी पूरी नहीं। कौम को नहीं है। ये सारे इदारे हमारे, उनकी जो इख्तियारात हैं, कोई इदारा खुद बाइख्तियार तौर पे काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस वक्त पूरे मुल्क में। Right, कहीं साहब। बैलेंस ऑफ पावर नहीं है हमारे पूरे मुल्क में। राइट साहब। PMLN क्या समझती है राना साहब? क्या वो समझती है EMS वो नहीं करेगा जो RTS ने किया, तो 9 फरवरी को इलेक्शन कमीशन रिजल्ट अनाउंस कर देगा रात 1 बजे? देखिए, बात यह है कि RTS को तो एक बाय प्लान और बाय प्लानिंग बिठाया गया था। EMS को भी क्योंकि- बाय प्लान बिठाया जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बैठना नहीं चाहिए। सिस्टम का बैकअप होना चाहिए। और अगर 2-3 डेटा एंट्री करने वाले लोग हैं बजाय के एक के, तो इट शोज कि कोई बैकअप का मैकेनिज्म है। तो यही उम्मीद ही की जा सकती है कि ये जो EMS जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ये वक्त के ऊपर रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, रिजल्ट्स की कोई ताखीर नहीं होगी और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं और ये होप कर सकते हैं कि ऐसा ही हो। राइट। PTI का इस पे क्या मौकिफ है सेनेटर हुमायूं खान साहब? देखिए, इस तरह है कि ये जो जब हम RTS की बात करते हैं ना, तो अगर कोई चीज़ बैठी होती है तो आप पता चलता है कि वो किसके हक में बैठी है। अगर वो PTI के हक में बैठी तो PTI की सिंपल मेजॉरिटी होती जो होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें जब हमने देखा था तो उसमें यही ख्वाजा आसिफ साहब भी बेनिफिशियरी, उन्होंने खुद कहा हुआ है। लेकिन ये जो अभी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS कर रहे हैं, ये इसको मैनेज कैसे करेंगे? ये इस इलेक्शंस को कैसे मैनेज करेंगे? क्या इसी तरीके से मैनेज करेंगे कि जैसे अभी हमने शुरू में देखा है कि भाई जब कोई कैंडिडेट जा रहा है तो वो उठ जाए, अगर वो कैंडिडेट उठ नहीं सकता उसके पेपर गायब हो जाए, पेपर नहीं गायब हो सकते तो प्रपोजर और सेकेंडर गायब हो जाए, प्रपोजर सेकेंडर गायब नहीं हो सकता तो फिर उसको
कागजात उसको वो कर दें, डिस्क्वालीफाई कर दें। अगर वो नहीं हो सकता तो फिर उनके जो कॉर्नर मीटिंग्स है वो ना होने दें, वहां पे जाके लोग जाके तोड़फोड़ कर दें। इज दिस व्हाट ईएमएस स्टैंड्स फॉर? कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मींस कि ये उसी तरह मैनेज करेंगे जैसे एक कन्विक्टेड बंदे को आप पाकिस्तान ला के उसको मैनेज किया है? क्या इस तरीके से हम इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं? तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन इस दफा एक चीज डिफरेंट है, इस दफा चीज डिफरेंट है। इस दफा आवाम मैनेज करने निकल रही है और आवाम निकलेगी, और इस दफा आवाम 70-80% निकलेगी, और इस दफा इनमें से किसी से मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आवाम अपनी डिक्टेट करेगी कि हमने किसको लेकर आना है। तो इस दफा इंशाल्लाह ताला, लेकिन इन सब के बावजूद आई सिंसियरली होप कि पाकिस्तान सीख जाए आमीन। कि यार आप लोग अवाम को उनका हक दो। अगर आप अवाम को उनका हक नहीं दोगे तो आप कभी बेहतर नहीं हो सकते, आप कभी आगे नहीं जा सकते। हमने पास में भी देखा है, जब अवाम का जो हक था, जो 160 सीटें दी थी, जब उसको हटा के 80 वाले दी थी, तो उसी तलवार से वो मुल्क जो था ना 2 लख्त हो गया था। तो हमें इस चीज से ग्रेज करना चाहिए, हमें अपनी पास से सीखते हुए आगे जाना चाहिए। अगर आप पास से सीखोगे नहीं तो आप आगे वही गलतियां करते रहोगे। तो इस दफा आई होप कि ये वाकई फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, जो कि बज़ाहिर नजर नहीं आता। ठीक सर। अच्छा, एमक्यूएम रियान साहब आपकी नज़र में क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जिसको हम इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम कह रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद बहुत सारी सियासी जमातें इसको इलेक्शन मैनूवरिंग सिस्टम कहेंगी सर। देखें जनाब, जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है इसका बज़ाहिर तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि कबल इसके कि इसके सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाया जाए तो पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर, पाकिस्तान के काफ़ी सेगमेंट्स को की भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत है। उससे कबल आप जाते हुए मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप? दूसरी चीज़ है कि ये मेजॉरिटी की जो बात कर रहे हैं, तो इस तरह तो भाई 2/3 मेजॉरिटी मियाँ साहब की भी थी, वो भी चले गए, तो उनके लिए भी आवाज़ हक बुलंद करें। आपके पास तो आज़ादी अक्सरियत नहीं थी, इसलिए फारिग हुए आप, क्योंकि आपके अपने अराकीन जो थे वो मुनहरिफ हो गए थे। तो दूसरों पे इल्जाम ना लगाएं ना। अगर आप सिस्टम अपडेट करने की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, तो अपने लिए ही अच्छे की बात ना करें। अभी उसामा रजी भाई ने एक बात कही थी, बिल्कुल हैरान कुन और परेशान कुन होना जरूरी बनता है इनका भी। उसकी वजह यह है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि मुख्तलिफ औकात में अपने कारकुनान की, जिम्मेदारान की, पार्लियामेंटेरियंस की लाशें उठाती रही, पाबंद सलासल रही, जो भी अताप था उसका शिकार रही, उसके बावजूद भी ग्राउंड के ऊपर खड़ी रही आज तक। तो ये ताज्जुब होने की बात है, क्योंकि अगर हमारे साथ जो कुछ होता रहा उसका अगर 5% भी किसी और के साथ हो जाए ना, तो शायद वो फिर घर से बाहर ना निकले। लेकिन एमक्यूएम कम से कम इस हद तक तो है कि खड़ी भी है ग्राउंड के ऊपर। अब जहां तक ताल्लुक है सिस्टम के हवाले से, देखें शफाफ इलेक्शन की बात तो करते हैं, लेकिन ये बात कहते हुए तब अच्छे लगेंगे जब आपके वक्त में आप इंजॉय कर रहे हो और दूसरों को पसे पुश डाल दिया हो, तो ये मुनासिब नहीं है। सिस्टम रिफॉर्मेशन की जरूरत बहुत है, बहुत जरूरी है, लेकिन सिस्टम रिफॉर्मेशन के साथ साथ अपनी रिफॉर्मेशन की भी जरूरत है। राइट, प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। मैं अपने मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं खान मोहम्मद साहब, रेहान हाशमी साहब, राना एहसान अफजाल साहब, उसामा रजी साहब, आप सब मेहमानों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आखिर में इतना ही कहूँगा कि अब सेनेट में भी वक्त कम बचा है। 11 मार्च 2024 को बहुत सारे सेनेटर्स अपना वक्त मुद्दत पूरी करेंगे, जिसके अंदर बताया जा रहा है जो इस वक्त तक के नंबर सामने आए हैं उसके मुताबिक PMLN की 69% जो सेनेटर्स थे वो उनका टाइम पूरा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के 57% जो सेनेटर्स थे वो 11 मार्च 2024 को अपना वक्त पूरा करेंगे। यानी अब देखिए, याद रखिए, फरवरी में आपके पास आम इंतखाबात हैं, मार्च में आपके सेनेट के इंतखाबात है, जिसके लिए बड़ी मशहूर एक टर्म पाकिस्तान में यूज़ होती है, हॉर्स ट्रेडिंग। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इस टर्म से, इस लफ्ज़ से हमारी जान छुड़ाए और वोट को इज्जत दी जाए। वोट ज़रूर दीजिएगा। अगर 70-80% टर्न आउट हुआ इस इलेक्शन में तो यकीनन वोट की इज्जत कोई छीन नहीं सकेगा उससे। मुझे इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।